आज से कोई 12 साल पहले उत्तराखंड में हुई केदारनाथ आपदा की तस्वीरें आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में अब भी ताजा होंगी। समुद्र सतह से कोई 12,000 फीट की ऊंचाई पर हुई इस हिमालयी आपदा में कम से कम 5,000 लोगों की जान चली गई, जो सरकारी आंकड़ा है, वरना इसमें इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। लेकिन ये किसी एक राज्य में हजारों करोड़ के माली नुकसान या कुछ हजार लोगों के जान जाने की कहानी भर नहीं है, बल्कि विकास के एक त्रुटिपूर्ण मॉडल का जीता जागता सबूत भी है। लेकिन आज एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड में यहां वहां बेतरतीब विकास की दौड़ दिखाई देती है और बेतहाशा भीड़ से सड़कें पटी हुई हैं। साफ तौर पर दिखता है कि हम एक नई आपदा की तैयारी कर रहे हैं। जो 5 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां पिछले साल जो चारों धामों में 10-11 हजार फीट की हाइट पर पहुंच रही हैं, तो उसके जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस या मिस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसका पूरा प्रभाव उस पूरे जिस फ्रेजाइल इकोसिस्टम की आप और हम बात कर रहे हैं, या उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज तो जो ट्रैफिक जैम है खाली सड़कों पर ही नहीं है, हवा में भी ट्रैफिक जैम है। आज केदारनाथ धाम में 250 शटल जो दौड़ रही हैं, तो जो पूरा जो केदारनाथ जो इको सेंसिटिव जोन है उस पर जो दुष्प्रभाव दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स पिछले 30 दिनों में 4 हेलीकॉप्टर भी नीचे आए, एक में दुर्भाग्यवश लोगों की मौत भी हुई। तो ये जो मैं तो इसको हृदय भाई, ये जो पूरा लैंडस्केप मैं जो देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने, जो पूरा तितर बितर हो रखा है, और असल में वो कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल देहरादून में रहते हैं और वो उत्तराखंड में एक समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास, सही कचरा प्रबंधन और पेड़ों को बचाने के साथ लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए अक्सर लिखते बोलते रहते हैं। उनसे बातचीत आगे बढ़ाने से पहले यहां यह बताना जरूरी है कि मैंने उत्तराखंड में अंधाधुंध बढ़ रहे ट्रैफिक और उससे लोगों की अस्त व्यस्त हो चुकी जिंदगी पर जो पिछला वीडियो बनाया था, उस पर आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। लोगों ने उसे देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी और कई कहानियां बताई। इन कहानियों में ऐसी बातें हैं कि कई लोगों की परीक्षाएं छूट गई क्योंकि वो जैम में फंसे रह गए, कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके और बहुत बीमार हो गए, या दुर्भाग्य से कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। इसी तरह से लोग अपने काम धंधे में भी नहीं जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेतरतीब विकास और सड़कों पर जो टूरिस्ट की अंधाधुंध अनियंत्रित भीड़ है, उससे वहीं के रहने वाले लोग कई इलाकों में बंधक बनकर रह गए हैं और छोटे कारोबारियों को ऐसा कोई बड़ा फायदा होता दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बार्सिलोना का उदाहरण भी दिया था, जहां अंधाधुंध टूरिज्म से तंग आ चुके स्थानीय लोगों ने टूरिस्ट को न आने की सलाह दी थी और गो बैक के नारे लगाए थे, तख्तियां उन्हें दिखाई थी। लेकिन यह बात तो हिंदुस्तान के लिए भी सच है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हिमाचल वासियों ने कम से कम शिमला में टूरिस्ट से न आने की अपील की थी, क्योंकि तब वहां पानी की भारी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। नौटियाल बताते हैं कि आज उत्तराखंड में पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड टूरिज्म के कारण सड़कों पर जो पागलपन हो रहा है, उसकी वजह से स्थानीय लोग बंधक बन गए दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार और टाउन प्लानर्स, नौकरशाह, ये सब क्या कर रहे हैं? एक बड़ी प्यारी चीज मैं महसूस करता हूं, जिसे मैं कहता हूं आर्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ये है कि आप उस मुद्दे के बारे में बात ही ना करें। उदाहरण के तौर पर जहां तक सरकारों की बात है, तो वो यात्रा का प्रबंधन करने के बजाय यात्रा ही नहीं, पर्यटन, तीर्थाटन, यात्रा, सबको अगर आप देखें तो उसके प्रबंधन पर अपना ध्यान ना देते हुए वो उसके प्रचार तंत्र में लगी हुई है। और जब आप प्रचार तंत्र में लगेंगे तो चाहे ट्रैफिक की बात हो या जो जिस आपदा का आपने जिक्र किया, आपदा को आपने जो एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ में जोड़ा, ये समस्त मुद्दे पूर्णतः गौण हो जाते हैं। कोई इस बारे में बात भी करने को तैयार नहीं है कि इस राज्य में यहां पर एक ये दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये जो ट्रैफिक की इस समय स्थिति है,
ये एक मानवीय आपदा के तौर पर है। मैं एक उदाहरण देकर के मैं फिर एक ब्रेक लूंगा, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। 2024 की चारधाम यात्रा में प्रदेश में हर वर्ष अव्यवस्था देखने को मिलती है, पिछले वर्ष भी देखने को मिली, जबकि पिछले वर्ष तो 2023 की तुलना में 2023 में 56 लाख श्रद्धालु आए थे, 2024 में 48 लाख आए। उसके बावजूद एक भारी अव्यवस्था, विशेष तौर पर जब यात्रा शुरू हुई थी, आपको भी ध्यान होगा, यमुनोत्री धाम के जब कपाट खुले थे 10 मई को, तो क्या एक वो बिल्कुल जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री का जो जो रास्ता है चढ़ाई का, तो वो क्या पूरे देश दुनिया में वीडियो वायरल हुए थे। बात सिंपल वे में ये कहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर आईआईएम रोहतक से कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करवाई, और मंत्री जी से जब इस साल उस कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया, पर्यटन मंत्री जी, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कोई ऐसी कैरिंग कैपेसिटी की रिपोर्ट भी आई है। तो आप एक लैक ऑफ सीरियसनेस देखिए इन तमाम चीजों को लेकर। प्रचार का भोंपू हो तो फिक्र क्या करनी। अगर सरकार को दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों की फिक्र होती तो वहां से लोग पलायन करते ही क्यों। और विकास का जो मॉडल खड़ा किया जा रहा है या खड़ा कर दिया गया है, उससे तो पलायन और बढ़ेगा ही। तो पहाड़ी इलाकों को भूल जाइए, राजधानी देहरादून की ही बात कर लीजिए। क्या वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है? आपको इस बात का शायद ख्याल न हो या थोड़ी देर के लिए आप भूल रहे हो, देहरादून राज्य की स्थायी राजधानी नहीं है, वो एक अस्थाई प्रोविजनल कैपिटल है। स्थायी राजधानी वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर गैरसैंण में बनकर तैयार खड़ी है, लेकिन कोई नेता वहां जाने को तैयार ही नहीं। तो एक ऐसा अद्भुत राज्य उत्तराखंड राज्य है जो 25 साल के बाद में जिसकी अपनी राजधानी तक नहीं है आज, तो ये भी तो अपने आप में देखिए कितनी बड़ी गंभीर विषय की बात है कि आपके पास अपनी राजधानी नहीं है। तो क्योंकि देहरादून तो आज भी 25 सालों के बाद में एक प्रोविजनल कैपिटल है, ये कंफर्म्ड कैपिटल नहीं है, तो इस वो अपने आप में एक उसके लिए एक अलग जूम की आवश्यकता है कि एक पर्वतीय राज्य की राजधानी गैरसैंण में या किसी पर्वतीय क्षेत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो नेशनली एक पॉपुलेशन ग्रोथ तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, उसने यहाँ पर जो त्राहिमाम मचाया है। लेकिन अगर हम एक पॉलिसी और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देहरादून शहर का आज तक प्रॉपरली एक मास्टर प्लान यहाँ पर लागू नहीं हो पाया। तो जब यहाँ पर आपके पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है तो आप किस प्लान के आधार पर चलेंगे? जब आपका कोई प्लान ही नहीं होगा तो आपकी जो जिन्हें हम जोनिंग लिमिट्स कहते हैं या एक एयर मार्क्ड एरियाज होते हैं कि भाई हमारे शहर में इस एरिया में ये एक्टिविटीज होंगी, यहाँ पर ये होंगी, यहाँ पर मिक्स्ड होंगी, तो इस किस्म का तो कोई माहौल देहरादून शहर में आज अब बचा ही नहीं है। सभी कुछ कमर्शियल है, सभी कुछ रेजिडेंशियल है, सभी कुछ सभी जगह है। तो ये जो पूरा सो कॉल्ड मॉडल एमर्ज हुआ है, और फिर उसमें ऑफ कोर्स कोल्यूशन ऑफ रियल एस्टेट माफिया है, बिल्डर्स हैं, और ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, दो दो तीन पैरेलल दुनिया आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन दो तीन दुनिया एक साथ पैरेलल चलती हैं। एक दुनिया तो है जहां पर कोर्ट हैं, कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, सिटीजन ग्रुप्स हैं, तो एक उनकी धारा चल रही है। और दूसरी तरफ जो धारा चल रही है, जो पूरी की पूरी जो एपथी की धारा, जो हम अंग्रेजी का एक शब्द है कि बिल्कुल किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ऊपर से लेकर के नीचे तक किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम को हम कि उसको प्रॉब्लम को आप स्वीकारें भी। समस्या को स्वीकार करना न तो नेताओं और न नौकरशाहों की फितरत है, लेकिन उनका प्रिय शगल है नई नई सड़कें बनाना। अब देहरादून शहर में एक तो दिल्ली से जो देहरादून एक्सप्रेसवे आने वाला है, इसको लेकर के स्थानीय लोगों में एक बेहद बड़ी भारी आशंका है, क्योंकि ये ट्रैफिक का सैलाब, अगर आप मेरे हाथ देख रहे हैं तो मेरे हाथ बेसिकली, मैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां से जो गाड़ियों का जो सैलाब, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां जो हैं इधर इस खूबसूरत दून घाटी में घुसेंगी, और यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो तांडव मचाएंगी। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली जिसे अक्षरधाम से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा, उस जगह को यहाँ पर आशा रोडी कहते हैं, जब ये सारी गाड़ियों का हुजूम आशा रोडी में आकर के उतरेगा तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति होगी। एक बात तो ये हो गई। अब ये बेसिकली जो एक ओवरराइडिंग फीलिंग लोकल लोगों में, स्थानीय लोगों में हृदेश भाई, है वो ये है कि, और ये बहुत हद तक सही भी है क्योंकि ये हकीकत है, कि सरकार का पूरा ध्यान जो है वो पर्यटक के ऊपर है। सरकार की सारी नीति, सरकार का जो सारा पैसा, सरकार का जो पूरा ध्येय वो टूरिस्ट को लेकर के है। और मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना और ये सोच है कि ये जो जिन्हें हम कहते हैं ना, एक लैंडस्केप होता है, आप इन कड़ियों को जोड़ते हैं, आपका कोई प्लान होता है, आपका एक गोल होता है,
कि हमारा एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, जब हम तीनों काम कर लेंगे हमारा एक गोल। एक्चुअली कोई गोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि भाई बार बार नए नए प्रोजेक्ट बनाते रहो। अब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन देहरादून में एक नई कवायद, एक 26 किलोमीटर के एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की शुरू हो गई है कि रिस्पना और बिंदाल, जो इस शहर की मरणासन नदियां, जो नाले हैं, उनके ऊपर हम 26 किलोमीटर का एक दो एलिवेटेड रोड बनाएंगे। और ये एलिवेटेड रोड क्यों बनाएंगे? ताकि जो पर्यटक है वो मसूरी जल्दी पहुंच पाएगा। अब आप कमाल की बात देखिए, एक कल्पना करिए कि आप एक एक्सप्रेसवे में दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, आने वाले वर्षों में एक 26 किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड बन रही है, दो बन रही है ताकि आप मसूरी पहुंच सकें। आसा रोडी से एक और सड़क यूं कटती हुई एक जगह पड़ती है झाझरा, तो 12 किलोमीटर में वहां पर भी एक और एक्सप्रेसवे बनेगा, और उस झाझरा में पहाड़ से होते हुए आप मसूरी में एक और सड़क लेकर के जाएंगे, तो एक और इस सड़क की भी बात हो रही है। इसके अलावा एक रोपवे भी शुरू होने वाला है। लेकिन अब आप इस पूरे परिदृश्य को एक मैक्रो लेवल पर, एक बड़ी तस्वीर में समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सप्रेसवे दिल्ली वाला, 26 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे रिस्पना और बिंदाल के ऊपर, आसा रोडी से एक और 30-40 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, और यहां से रोपवे भी है, और अभी भी वर्तमान में दो सड़कें हैं, ठीक ठाक सड़कें हैं, आप उन्हीं को ठीक कर लीजिए। तो ये अब आप बताइए, सुनकर के खुद भयावह नहीं लग रहा है ये वाला? मसूरी की पार्किंग कैपेसिटी कितनी है भाई? जब आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो ये भी तो एक लाजमी सवाल है कि भाई मसूरी की पार्किंग कैपेसिटी कितनी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2023 की जोशीमठ की आपदा का। उस समय एनजीटी ने, एक ट्रिब्यून अखबार था शायद, उसमें खबर पड़ी, स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठा दी, कहा कि आप मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कीजिए। उस रिपोर्ट के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि मसूरी में कुल 1240 आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके, मात्र, ये सरकार की रिपोर्ट है जो एनजीटी को दी, मात्र 1240 पार्किंग कैपेसिटी है उस चीफ सेक्रेटरी वाली अध्यक्षता की रिपोर्ट में। और मेरे पास ब्रेकअप भी है कि लंडौर के बूचड़ खाने में 100, लंडौर के क्लॉक टावर के निकट में 40, बेकरी हिल में 50, लाइब्रेरी बस स्टैंड में 100, टाउन हॉल में, तो ऐसे करेंगे 1240। आप स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई 2 से 2,500 है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के पास अपनी 3,500-4,000 गाड़ी हैं। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल, दो मर चुकी सी नदियों के ऊपर जो पुल खड़ा करने की या एलिवेटेड रोड बनाने की बात सरकार कर रही है या योजना बना रही है, उसकी कुल लागत या बजट है 6,200 करोड़ रुपया। अब आपका ध्यान एक बार इस ओर खींचूं कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बजट रखा गया वो 1,200 से 1,500 करोड़ बताया गया था। अब 1,500 करोड़ का बजट, देहरादून भले ही स्मार्ट सिटी बन पाया हो या ना बन पाया हो, उससे 4 गुना बजट से हम एक और एलिवेटेड रोड खड़ी करना चाहते हैं, भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट लचर हालत में हो। इन समस्याओं का समाधान क्या है? एक बड़ा रामबाण, क्योंकि जब हम इस पूरी त्रिमूर्ति को देखते हैं तो 3 चीजें हैं: पार्किंग, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हमें इन तीनों को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की, समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आप और मैं कोई अर्बन प्लानर नहीं है, टाउन प्लानर नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जो थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके आधार पर मैं इस बात को बोल रहा हूं। अब मेरे को लगता है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 6,200 करोड़ का 1 या 2% भी तो खाली 100 करोड़ बनता है। 100 करोड़ रुपए में, 100 करोड़ रुपए में ही भाई आप तो देहरादून की काया पलट कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे। और जब मैं देहरादून बोलता हूं, मैं सिर्फ उसको देहरादून शहर नहीं कह रहा, मैं उसको यहाँ पर विकास नगर, लांघा, यहाँ पर ऋषिकेश, यहाँ पर रायपुर, मैं उसको एक ग्रेटर दून के तौर पर देख रहा हूं। आपके सवाल पर आते हैं, एक उदाहरण के साथ में मैं पुनः जोशीमठ का जिक्र करना चाहूंगा। 2023, आज से 2.5 वर्ष पूर्व जोशीमठ देश दुनिया की सुर्खियों में आया। जनवरी के महीने में हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचते हैं और कहते हैं, आज से 30 महीने पहले, और ये शब्द उस समय उत्तराखंड के डिस्कोर्स में आया है, बड़ा फैशनेबल वर्ड हो गया है, जो है कैरिंग कैपेसिटी। बार बार कैरिंग कैपेसिटी, ये क्षमता धारण का जिक्र किया जाता है कि हमें, और 4 धाम यात्रा में भी उसका जिक्र किया जाता है, भले वो कभी फॉलो नहीं होती है, लेकिन एक कैरिंग कैपेसिटी वर्ड जो है अभी उत्तराखंड के डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है। उस समय भी ये कहा गया
कि हम जोशीमठ की कैरिंग कैपेसिटी को चेक कराएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि यहाँ पर अत्यधिक जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब वो कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ आपको मुझसे बेहतर पता है, क्योंकि समय जोशीमठ के टाइम पे ये मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट और आज से 50 साल पहले की रिपोर्ट का बड़ा जिक्र हुआ। तो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो ड्रेनेज की वहां प्रॉब्लम है, क्या उस पर अभी तक हम 2.5 साल में कुछ काम कर पाए? क्या हम कैरिंग कैपेसिटी पर काम कर पाए? और उसी कैरिंग कैपेसिटी के आलोक और आवेग में अगस्त 2023 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो भी आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो 2 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के 15 शहरों का जिक्र किया गया। ये कहा गया, बताया गया, डंके की चोट पर बोला गया कि उत्तराखंड के 15 पर्वतीय शहरों का हम कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कराएंगे। और ये 15 शहर जो हैं, अगर मैं गढ़वाल मंडल से शुरू करूं तो मसूरी, लैंसडाउन, पौड़ी, टिहरी, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग, और कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, धारचूला, कपकोट, रानीखेत, चंपावत, भवाली और पिथौरागढ़। तो इन 15 शहरों में मुझे नहीं लगता कि 15 कदम भी हम आगे बढ़े हों जहां तक कैरिंग कैपेसिटी का सवाल है। और उत्तराखंड राज्य को कैरिंग कैपेसिटी यानी क्षमता धारण के ऊपर ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जो आपकी सीमाएं हैं, आपको अपनी सीमाओं को पहचानने की जरूरत है। और जो भी आपकी नीतियां बने, आपको पब्लिक को और जो स्थानीय व्यापार है उन्हें अपने साथ ले जाते हुए, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, और आप भी इतनी डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, आपने ही कई बार इस बात को लेकर के उठाया है कि उच्च हिमालय में ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो जैसे हम ट्रैफिक लाइट सिग्नल कहते हैं कि यहाँ पर हम पूर्णता विकास की काम करेंगे, यहाँ हम रेगुलेटेड करेंगे, यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जब तक रेगुलेशन, मुझे लगता है अगर हम एक शब्द में बोलें, हमें कहीं ना कहीं पर लकीर खींचनी पड़ेगी। बिना लकीर खींचे हुए चीजें जो हैं और बद से बदतर होंगी। एसपी सती जी जो एक भूविज्ञानी है, उनसे बात की थी और एग्जैक्टली आपकी बात के संदर्भ में उनका क्या कहना है, एक बार उसे सुन लेते हैं। बार बार सभी लोग बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी तय हो, एक दिन में ऋषिकेश से कितना ट्रैफिक छोड़ा जाए ये तय हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल ये कि ट्रैफिक कितना छोड़ा जाए, वो कहाँ तक पहुंचे ये भी तय हो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सीधे ऋषिकेश से चले और हेलीकॉप्टर पकड़ा 3-4 बजे पहुंचे गुप्तकाशी, हेलीकॉप्टर पकड़ा सीधे केदारनाथ पहुंच गए, कोलैप्स हो जाएंगे। तय हो कि भाई एक दिन में ट्रैफिक रुद्रप्रयाग तक पहुंचे या कहां तक पहुंचे, गौरीकुंड तक पहुंचे या केदारनाथ तक पहुंचे, एक दिन वहीं रहना पड़ेगा। उसका अनिवार्य करना जरूरी है, लोगों की सेहत के लिए भी जरूरी है, इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, और ट्रेन की कैरिंग कैपेसिटी के लिए भी ये जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पर्यावरण का नुकसान इस ट्रैफिक से बड़े पैमाने पर हो रहा है, कुछ 5%, 6% को फायदा, अंधाधुंध ट्रैफिक, और जो यहाँ इरिवर्सिबल डैमेज इन्वायरमेंट को हो रहा है, उसके लिए एक तो हैवी टैक्स का कुछ प्रावधान करना पड़ेगा आपको। टूरिज्म चाहिए, टूरिज्म बहुत जरूरी है, कई देशों की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, हमारा क्षेत्र में भी ये पोटेंशियल है। अगर इसको समुचित सभी डायमेंशंस को साथ लेके, उनको एक साथ डेवलप करके, विसंगतिपूर्ण नहीं, केवल ट्रैफिक पे ध्यान दिया गया और चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया, इस तरह का नहीं, सारे डायमेंशंस जितने अवयव हैं ट्रैफिक इसके, टूरिज्म के, उन सब पे ध्यान देके एक समुचित नंबर डिसाइड करके, ऐसा नहीं है कि चौड़ी सड़कें हैं तो अनलिमिटेड ट्रैफिक को वहां आप आने दिए, कहाँ खड़ी करोगे? सारा पहाड़ बदहवास हो गया है और लोगों की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, सकारात्मक डैमेज अलग हो रहा है इन्वायरमेंट को। असल में नई नई सड़कें और बड़े बड़े चौड़े हाईवे बनाने के जो ये प्रोजेक्ट हैं, ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितने प्रभावी हों या प्रभावी ना हो, इनका मूल्यांकन तो कभी होता नहीं। लेकिन ये नौकरशाहों, नेताओं, कंपनियों और ठेकेदारों को भ्रष्टाचार का एक कुशन जरूर देते हैं। आज देश में लीनियर प्रोजेक्ट्स के नाम पर जगह जगह जिस तरह से बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं और यहां वहां से सड़कें निकाली जा रही हैं, उसमें ना तो कभी उसका पर्यावरणीय मूल्यांकन हो रहा है और ना कभी ट्रैफिक डेंसिटी का सही पता लगाया जा रहा है प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। ऐसे में हम नेताओं से यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि इतनी सड़कें बनाने और जनता का इतना पैसा लुटाने के बाद भी आम आदमी जाम में फंसकर क्यों मर रहा है?
मैंने अपने कई वीडियोस और अपने आर्टिकल्स में इस बात को लिखा है और सोशल मीडिया पर भी यह बात बार बार कही है कि शहरी विकास में ट्रैफिक को कम करने का एक प्रभावी तरीका और कम से कम एक अनिवार्य शर्त यह जरूर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। सिर्फ कारों के दम पर हम इफेक्टिव मोबिलिटी हासिल नहीं कर सकते। चलिए रोजगार की बात करते हैं। उत्तराखंड में इस टूरिज्म से क्या समावेशी रोजगार मिल रहा है, यानी समाज के हर तबके की रोजगार में भागीदारी है। अपने पिछले वीडियो में मैंने छोटे कारोबारियों से बात की थी। एक कारोबारी जो गौरीकुंड में अपना होटल ढाबा चलाते हैं और कुछ काम करते हैं, रोहित गोस्वामी, उन्होंने खुलकर बताया था कि जिस तरह से यात्रा का प्रारूप है और जिस रफ्तार में यात्रा चल रही है, उस हिसाब से किसी छोटे कारोबारी, किसी छोटे होटल, लॉज या होम स्टे वाले को या दुकानदार को इसका फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में यह सवाल भी जरूर उठता है कि यहां आने वाले ये लाखों पर्यटक जिनका नंबर दिखाकर सरकार अपना नंबर बनाने की कोशिश करती है, वो वहां जितना पैसा खर्च करते हैं या वहां की इकोनॉमी को जितना पुश करते हैं, उससे ज्यादा वहां भगदड़ मचाते हैं और कचरा छोड़कर जाते हैं। हर वर्ष जब चारधाम आता है तो सरकार की एक विज्ञप्ति निकलती है कि हमने केदारनाथ धाम में या चारधाम यात्रा में पहले 15 दिनों में या पहले 1 महीने में हमने इतने करोड़ का व्यापार कर दिया। पिछले साल भी ऐसा आंकड़ा आया था, इस बार भी ऐसा आंकड़ा आया है। उसका अर्थ ये निकलता है, क्योंकि पिछली साल भी हमने कैलकुलेशन करी, बड़ी आसान है इस साल भी। केदारनाथ धाम में जो प्रति श्रद्धालु आ रहा है वो मात्र 2000 रुपया खर्च करके जा रहा है। आप भी शायद इस बात को सुनकर के चौंक जाएंगे कि स्वयं सरकार के आंकड़े कि हमने कितना व्यापार हुआ, और ये तो हमें पता है कितने श्रद्धालु आए क्योंकि वो भी आप ही बता रहे हैं, तो कितना पैसा आया, कितने श्रद्धालु आए, बड़ी सिंपल मैथ्स है। तो मात्र 2000 रुपया जो है एक श्रद्धालु देकर के जा रहा है। तो मैं उसको इस बात से जोड़ रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य को हाई वैल्यू टूरिज्म को भी अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक और बात जो उत्तराखंड राज्य में बिल्कुल नहीं होती है, वो उत्तराखंड राज्य की टूरिज्म पॉलिसी भी है। उत्तराखंड राज्य की एक नीति है जो वर्ष 2030 तक उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी 2030, और ये थोड़ा सा आप भी सुनकर के शायद अचंभित होंगे, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी बात होती है कि यार उत्तराखंड की जो जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा जो है 50% है, 60% है। यू विल बी शॉक्ड टू नो 5-6% से ज्यादा नहीं है इस समय उत्तराखंड की जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा, क्योंकि वो स्वयं ये पॉलिसी कहती है कि 2030 तक जो टूरिज्म में जीडीपी का हिस्सा हो 15% हो। और आखिर में एक जरूरी बात, हर समस्या की जड़ में, तकरीबन हर समस्या की जड़ में होता है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है वोटिंग के दिन से, जब आप बटन दबाते हैं। जब तक इस देश में चुनाव सस्ते नहीं होंगे, अंधाधुंध खर्च चुनाव में बंद नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार मिटाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब भी लोग चुनकर आते हैं तो उनके पीछे बड़े बड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों और कंपनियों का पैसा लगा रहता है, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा लगा रहता है। तो फिर उसमें सभी स्टेक होल्डर चुनाव पूरा होने के बाद तमाम परियोजनाओं में, योजनाओं में शामिल हो जाते हैं और अपने हिस्से को मांगते हैं। इसलिए जब तक चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं होगी, कम खर्चीली नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और विकास के मॉडल को हम समावेशी और सस्टेनेबल नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। अगर आपको कोई बात कहनी है इस कार्यक्रम के बारे में या इस वीडियो के बारे में, कोई आलोचना भी करनी है अगर, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर लिखिए। वहां पर एक डॉलर का साइन दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि मेरे संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा करने में आप मदद करना चाहते हैं, तो वहां सीधे आर्थिक मदद का एक सुपर थैंक्स के तौर पर विकल्प भी जरूर खुला हुआ है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ जो आपके सरोकारों से जुड़ा हुआ है लेकर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।